इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह 24 मई 2025 की करीब 3 बजे सुबह की बात है। टॉकमैक के ऊपर अंधेरे में 3 छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यह एक यूक्रेनी इलाका है जो रूसियों के कब्जे में है। आपको दिखाई दे रहे पक्षी नहीं, बल्कि 3 यूक्रेनी ड्रोन हैं जो रूसी युद्ध मशीन के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के निकट पहुंच रहे हैं। यह तस्वीरों में दिख रही ट्रेन है। 560 टन ईंधन ले जा रही। यह 2 रूसी बटालियनों को पूरे 1 हफ्ते तक ईंधन देने के लिए पर्याप्त है। अब देखिए कैसे इंजन अंधेरे में चमक रहा है। यह उसकी थर्मल सिग्नेचर है। इसी प्रकार ड्रोन रात में अपने लक्ष्यों को देखते हैं। यह ट्रेन एक महंगा लॉजिस्टिक एसेट है जिस पर आईफोन से भी सस्ते उपकरणों से हमला किया जा सकता है। सिर्फ 87 सेकंड में यह 200 मीटर ऊंची आग की लपटों में बदल जाएगा। परंतु जो इसे सचमुच विशिष्ट बनाता है वह यह है, हम लाखों डॉलर की मिसाइलों की बात नहीं कर रहे। हम उन ड्रोन की बात कर रहे हैं जो अक्सर इंटरनेट पर मिलने वाले पुर्जों से बनाए जाते हैं। इनमें से हर एक की कीमत लगभग $1600 है। और यहां जो हुआ वो किस्मत नहीं थी, बल्कि यह भविष्य में आने वाली चीजों का एक प्रदर्शन था। देखें कैसे आग एक डिब्बे से दूसरे तक तेजी से फैलती है। ट्रेन की बनावट जो सर्वोत्तम कार्यक्षमता के लिए डिजाइन की गई थी, अब रूसियों के विरुद्ध हो गई है। नतीजा, रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति धमनी हफ्तों तक पूरी तरह से ठप हो गई थी। लेकिन जो आपने अभी देखा वह तो सिर्फ हिमखंड की नोक है। और मैं आपको इसका कारण दिखाऊंगा। सब कुछ एक ऐसी बात से शुरू होता है जो सच न होने पर मजाक लगती। यूक्रेन ने एक नई वायुसेना बनाई है जिसमें पारंपरिक लड़ाकू विमान नहीं है, इसलिए ऐसा है। उन्होंने चीनी कमर्शियल ड्रोन को विनाशकारी सैन्य हथियारों में बदल दिया है। और इन अभियानों के केंद्र में है DJI मैविक 3, एक आम ड्रोन जिसे मेरकाडो लिब्रे पर लगभग $40,000 में खरीद सकते हैं। लेकिन यहां वह विडंबना है जिसे बहुत कम लोगों ने महसूस किया। यूक्रेन की सैन्य क्षमता इस उपकरण के निर्माता के फैसलों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक चीनी कंपनी पर निर्भर करता है। अब इसे ध्यान में रखें। DJI ने मैविक 3 बनाना बंद कर दिया है। अब युद्ध के मैदान में पहुंचने वाली सभी यूनिट्स अब बचे हुए स्टॉक से आ रही है। कल्पना कीजिए अगर आपके देश की सुरक्षा एक विदेशी कंपनी और उसके निर्णयों पर निर्भर हो कि वह क्या उत्पाद बनाएगी। एक और समस्या थी। जो विकल्प था मैविक 4, उसे आम सैनिकों के लिए बहुत जटिल माना जाता है। इसने पूरे यूक्रेनी सैन्य तंत्र को एक बड़े बदलाव के लिए मजबूर कर दिया जो मैविक 3 की सरलता के इर्द गिर्द बना था। अब मुझे एक बात कहनी है। युद्ध के मैदानों में दिखने वाले मैविक 3 ड्रोन यूक्रेनियों द्वारा संशोधित किए गए हैं। वे दुकान से खरीदे जाने वाले जैसे नहीं हैं। उन्होंने इसमें 20 मेगापिक्सल की हासलब्लाड कैमरा लगाया है जिसमें 28 गुना हाइब्रिड जूम है। कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्जन 55 गुना तक डिजिटल जूम कर सकते हैं। चुनी गई यूनिट्स को थर्मल कोर से रेट्रोफिट किया गया है जिससे रात में थर्मल रिकॉग्निशन और हीट डिटेक्शन संभव हो पाता है। ये ड्रोन 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। इनकी उड़ान का समय 46 मिनट तक है और ये समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन्हें एक ऐसे सॉफ्टवेयर से मॉडिफाई किया गया है जो रूसी डिटेक्शन सिस्टम से बचाता है जो आमतौर पर DJI ड्रोन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, अब जब आप इस कहानी के मुख्य किरदारों को जान चुके हैं तो मैं आपको बताता हूं कि यह ऑपरेशन कैसे चला। यह वाकई में हैरान करने वाला है।
5 ड्रोन ने शानदार तालमेल के साथ काम किया। एक DJI मैविक 3 टोही ड्रोन 8 किलोमीटर दूर मंडरा रहा था, जो रियल टाइम थर्मल विजन दे रहा था। 3 अटैक ड्रोन जो खुद यूक्रेनियों ने बनाए थे ने सटीक हमले किए। एक 5वां ड्रोन रिजर्व में रखा गया था ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ऑपरेशन के दौरान जब वे लक्ष्य से लगभग 3 किलोमीटर पहले थे, कुछ अप्रत्याशित हो गया। एक रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली LIR 3 ने ड्रोन के संकेतों का पता लगाया और उन्हें गिराने का प्रयास शुरू किया। यह प्रणाली, जो एक कामच ट्रक पर लगाई गई है, 30 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन के GPS और नियंत्रण संकेतों को ब्लॉक कर सकती है। रूसी ऑपरेटरों ने पहले ब्रॉडबैंड ब्लॉकेज की कोशिश की, एक ही समय में कई फ्रीक्वेंसी पर हाई पावर शोर प्रसारित किया। जब यह विफल हो गया तो उन्होंने पॉइंट ब्लॉकेज का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंड पर, जो कमर्शियल ड्रोन द्वारा इस्तेमाल होती है, तीव्र हस्तक्षेप केंद्रित किया। लेकिन यूक्रेनियन पहले से ही यह जानते थे और उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली थी। उनके ड्रोन फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक का उपयोग कर 1 सेकंड में सैकड़ों बार फ्रीक्वेंसी बदलते हुए 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर एक साथ काम करते हैं। यह रूसी जैमर सिग्नल को पकड़ना लगभग नामुमकिन बना देता है। प्राथमिक डेटा सिस्टम सिग्नल को कई फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से वितरित करता है और पैटर्न को 1 सेकंड में 1200 बार तक बदलता है। यह रूसी बलों के लिए इसे प्रभावी ढंग से पकड़ना या ब्लॉक करना बेहद मुश्किल बना देता है। रूसियों ने ड्रोन नेविगेशन को भ्रमित करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को नकली बनाकर नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजे। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेटा और असली मूवमेंट के बीच असंगति को पकड़ लिया और अपने आप बैकअप इनर्शियल नेविगेशन पर स्विच कर गए। ड्रोन के गाइडेंस कंप्यूटर के अंदर एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप हर स्पीड और दिशा में बदलाव को लगातार मापते रहे। यह इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट बैकअप नेविगेशन देती है, जिसे न तो ब्लॉक किया जा सकता है और न ही फर्जी बनाया जा सकता है। अब क्या आप कुछ दिलचस्प जानना चाहेंगे? क्या आपको वह लेयर 3 सिस्टम याद है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था? वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए ड्रोन का उपयोग भी करता है। असल में यह सिस्टम अपनी ऑपरेशंस के लिए 3 तक ऑरलांडेज ड्रोन को कंट्रोल करता है। वे ब्लॉकर ले जाते हैं ताकि दूसरे ड्रोन की संचार टावरों को दबाया जा सके। इससे खेल में एक और खेल बन जाता है, जिसमें रूसी ड्रोन यूक्रेनी ड्रोन को ब्लॉक करने और यूक्रेनी ड्रोन रूसी ड्रोन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यूक्रेनी बलों ने पहले ही यह क्षमता दिखा दी है कि वे अपने खुद के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी टोही ड्रोन का शिकार कर सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अब हमले वाले ड्रोन के गाइडेंस सिस्टम के ऑपरेशन पर वापस आते हैं तो इमेज रिकॉग्निशन एल्गोरिथम को खास तौर पर रूसी रेलवे उपकरणों पर ट्रेन किया जाता है। यहां तक कि ऑपरेटर की लगातार इनपुट के बिना भी सिस्टम ईंधन टैंक वैगन की पहचान कर सकता है, आदर्श प्रभाव बिंदुओं की गणना कर सकता है और अंतिम हमला अनुक्रम को अंजाम दे सकता है, स्वतंत्र रूप से। और फिर 2 घंटे 44 मिनट और 30 सेकंड पर पहला यूक्रेनी ड्रोन ने तीसरे टैंक वैगन को विनाशकारी प्रभाव के साथ निशाना बनाया। 2.5 किलोग्राम की खोखली वॉरहेड ने संपर्क में आते ही तुरंत विस्फोट किया। टक्कर के समय खोखली वॉरहेड फटकर एक धातु की धार बनाती है, जो गोली से तेज चलकर आसानी से वैगन के स्टील को भेद देती है और इससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने सैकड़ों लीटर डीजल को तुरंत वाष्पित कर दिया। बाद में हुई घटनाएं एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईंधन के डिब्बे वेंटिलेशन सिस्टम से जुड़े होते हैं ताकि दबाव को बराबर किया जा सके। ये वही सिस्टम है जो सामान्य परिवहन में सहायक होते हैं, परंतु अब ये आग फैलने के लिए उपयुक्त मार्ग बन गए हैं। सिर्फ 15 सेकंड में तीसरे डिब्बे की आग दूसरे और चौथे डिब्बे तक फैल गई। कोई विकल्प न होने पर ड्राइवर को मजबूरन ट्रेन को रोकना पड़ा, लेकिन इससे वह और भी आसान निशाना बन गया।
तुरंत बाद शेष 2 ड्रोनों ने हमला किया। दूसरे ने छठे डिब्बे को निशाना बनाया, धुएं का छुपाव में इस्तेमाल किया। तीसरे ने ट्रेन के पिछले हिस्से पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में 560 टन ईंधन पूरी तरह जल रहा था। 200 मीटर ऊंची आग की लपट उठी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, यह हमला यूं ही नहीं हुआ था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इस खास ट्रेन का 72 घंटे तक पीछा किया था। और जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया? स्थानीय लोगों को सामान्य स्मार्टफोन का उपयोग करके। ये नागरिक जो रूसी कब्जे में रह रहे थे और अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, उन्होंने ट्रेन का समय, उसकी गति और वह सटीक पल पहचाना जब वह सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। हम उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब ट्रेन केवल 15 मिनट के लिए रूसी वायु रक्षा से दूर रहेगी। अटीचम जैसे नागरिक समूह भी इस अंधेरी जंग का हिस्सा है। ये यूक्रेनी लोग हैं जो कब्जे वाले इलाके में रहकर रोजाना जान जोखिम में डालते हैं। वे तड़के सुबह निकलते हैं और पटरियों के छोटे छोटे कंट्रोल बॉक्स को नष्ट कर देते हैं, जो साधारण लेकिन बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। जब कोई बॉक्स नष्ट होता है तो ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाते हैं और सुरक्षा के लिए उसकी मरम्मत तक कोई ट्रेन नहीं गुजर सकती। यह थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन सोचिए, 1000 रुपए के कंट्रोल बॉक्स को नष्ट करने से करोड़ों के उपकरण और सामान ले जा रही ट्रेनें रुक जाती हैं। यह रूसियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करता है, क्योंकि वहां पहुंचने, समस्या को पहचानने और उसे ठीक करने में उन्हें हफ्तों का समय लग जाता है। इसके अलावा वे यह सब डर में करते हैं कि कहीं फिर हमला न हो जाए। यह एक शानदार 3 स्तरीय रणनीति है। जमीन पर मौजूद नागरिक लक्ष्यों की पहचान और तोड़फोड़ करते हैं। ड्रोन ऑपरेटर सटीकता के साथ हमला करते हैं। यह सारा समन्वय रूस को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। उनकी सेना और आपूर्ति को स्थानांतरित करने की क्षमता। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह इतना प्रभावी क्यों है? क्योंकि रूस मूल रूप से एक ऐसी सेना है जो ट्रेनों पर निर्भर करती है। उसके पास विशाल क्षेत्र है और सड़कें खराब है, इसलिए वे उपकरण और आपूर्ति ले जाने के लिए पूरी तरह से 85,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों पर निर्भर है। जब एक ईंधन वाली ट्रेन नष्ट हो जाती है तो सिर्फ ईंधन ही नहीं खोता, रेलवे लाइन हफ्तों तक ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपूर्ति, गोला बारूद, खाना और अतिरिक्त सैनिक रुक जाते हैं। यह रूसियों को ट्रकों का इस्तेमाल करने को मजबूर करता है, जो धीमे, कम प्रभावी और हमला करने में आसान होते हैं। और इन कमजोरियों को पहचानते हुए यूक्रेन ने और भी उन्नत समाधान विकसित किए हैं। इनमें से पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े ड्रोन। इन्हें ब्लॉक करना नामुमकिन है, क्योंकि ये रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे नंबर पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्वायत्त ड्रोन। ऑन ऑपरेटर स्क्रीन पर टारगेट को निशाना बनाकर एक बटन दबाता है और ड्रोन सिग्नल खोने पर भी स्वतः टारगेट तक पहुंच जाता है। समस्याओं को महीनों में सुलझाने की क्षमता पारंपरिक सेनाओं की तरह वर्षों में नहीं, एक बड़ी बढ़त है। पारंपरिक सैन्य कॉम्प्लेक्स को हथियार विकसित करने में दशक लगते हैं, जबकि यूक्रेन नागरिक तकनीक से हफ्तों में समाधान तैयार करता है। और इस नवाचार के परिणाम हमने यूक्रेन के शहर टोकमक में देखे। रेलवे लाइन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। गर्मी ने पटरियों को पिघला दिया, लकड़ी के स्लीपर जल गए और मलबा हर जगह फैल गया। रूसी टीमों को इसमें हफ्तों का समय लगेगा, और वो भी तब जब वे इसे बिना किसी नए हमले के ठीक कर पाए। सोचिए, 3 ड्रोन जिनकी कीमत एक आम कार से भी कम है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य मशीनों में से एक को ठप कर दिया। यह सिर्फ यूक्रेन युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि भविष्य में सभी युद्धों के तरीके के बारे में भी है। भविष्य का युद्ध अब विशाल सेनाओं के बारे में नहीं, बल्कि बुद्धिमान और अनुकूलनीय प्रणालियों के बारे में होगा, जहां एक सस्ता ड्रोन, जिसे किसी स्थानीय नागरिक द्वारा चलाया जा रहा हो, पूरी लड़ाई की दिशा बदल सकता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ड्रोन की यह क्रांति हमेशा के लिए युद्ध लड़ने के तरीके को बदल देगी, या पारंपरिक सेनाएं खुद को ढालने के तरीके खोज लेंगी?
नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें सैन्य तकनीक में रुचि है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।